आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। तू हमारा गीत के रवानी हो, ये किताब के कहानी हो। हम तो दुनिया के साफ साफ कहिए देले बानी, अरे तू ही तो हमारे जिंदगानी हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। और मैं भारती सर, पटना बिहार से। सर, हम लोग पढ़ रहे हैं 12वीं कक्षा का जो इतिहास है उसके पहले भाग, ये पहला जो आपका भाग है इसके सेकंड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है राजा, किसान एवं नगर। और हम आपको बताए थे कि इस सेकंड चैप्टर को समझने के लिए, चूंकि हम लोग कोई साधारण बुक नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग NCERT पढ़ रहे हैं। हमारा जो सर ये चैनल है ना YouTube पे आर्ट्स क्लास के नाम से, जिसपे आप हमको देख पा रहे हैं, तो ये आर्ट्स क्लास प्रॉपर NCERT जो 12th क्लास का जो बुक है इसके पढ़ाने की जिम्मेवारी मिल लेती है। और वो भी जिम्मेवारी ऐसी लेती है कि एकदम बेहतर तरीके से जितना भी निचोड़ और लिंक हो सके उतना हम करने का प्रयास सर करते हैं। तो इसके मात्र इस बुक के, चूंकि इस बुक की बात कर ले तो ये भी आपको भी पढ़ना है, चूंकि इस बुक की बात कर ले आखिर हम क्यों पढ़ेंगे, तो जिनके बड़े सपने हैं, जिनको BPSC देना है या फिर झारखंड PCS देना होगा या राजस्थान PCS देना होगा, हरियाणा PCS देना होगा, कोई भी PCS एग्जाम के लिए या फिर UPSC के लिए, उनको पढ़ना, चूंकि बाकी लोग से पचवे नहीं करेगा, इतना हार्ड चीज होता है। और इस बुक की अगर बात कर ले सर, तो भारत के जितने बड़े बड़े विद्वान होते हैं ना सर, उन सभी एक कोई बड़े विद्वान की भी बातें नहीं कर रहे हैं, बड़े दिग्गज विद्वानों का एक ग्रुप सर, एक कम्युनिटी जो है ना, एक समूह जो है ना, वो इसको जो है से क्रिएट करवाती है। तो कहीं ना कहीं हम एक विद्वान की विचारधारा नहीं पढ़ने वाले NCERT में, कई भारत के दिग्गज विद्वानों की विचारधारा इसमें शामिल किए जाएंगे, कई साक्ष्य शामिल किए जाएंगे, तो हम इसी का स्टडी करने वाले हैं। तो बताए थे पिछले वीडियो सीरीज में सर, इसमें सेकंड चैप्टर को स्टडी करने के लिए हमको करना क्या पड़ता है कि पूरे इंडियन हिस्ट्री में, भारत के ये जो आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, यहाँ पे पहले पाकिस्तान भी था, तो यहाँ पे लगभग वैदिक सभ्यता से कौन सी घटनाएं, कैसे कैसे राजा आ रहा, कैसे जनपद में बदल जा रहा है, और फिर जनपद महाजनपद में, ये पूरे क्रम में महाजनपद में राजा कैसे आएंगे, कौन महाजनपद आगे जाएगा पीछे, ये कम से कम आपको गुप्त तक अगर जानकारी बढ़िया से रहेगा तब आप इस बुक के सेकंड चैप्टर बढ़िया से समझ पाएंगे। नहीं तो अगर सेकंड चैप्टर को समझाना है तो सर वो भी हम 2-3 पार्ट्स 4 पार्ट्स में अब क्लियर करा चुके हैं, क्योंकि छोटे पार्ट से है, ज्यादा टाइम लगता नहीं, लेकिन इसको एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने के लिए, क्योंकि इसके बाद अगर 12वीं आप पढ़ेंगे तो इसके बाद जो है कोचिंग क्लास की आपको जरूरत ही नहीं होने वाली है। अगर हमारे साथ जुड़ करके बढ़िया से पढ़ लेंगे तो फिर केवल आपको लग जाएगा कि कोई कंटेंट बढ़िया बुक्स में मिल जाए, कोई ऐसा बुक्स मिल जाए या किसी बड़े टीचर्स का नोट्स मिल जाए जिसमें केवल कंटेंट आपको जोड़ते चले जाना है। वैदिक यहाँ ही पढ़ा देंगे आपको एक झलक, और वैदिक के जो एकदम डीप कंटेंट होगा, जो खास करके BPSC के लिए, UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको इन फ्यूचर्स आपको केवल जोड़ना रह जाएगा, पढ़ना नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं महाजनपद के ऊपर में। क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर्स से देखते आ रहे थे वैदिक सभ्यता, और 3 वीडियो लेक्चर्स के पार्ट्स में हम वैदिक को आपको कवर करा चुके हैं, और आज हम एक वीडियो लेक्चर्स यानी आज के क्लास में महाजनपद क्लियर करा देंगे। फिर मेरे पास क्या बच जाएगा सर, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर देखेंगे मगध कैसे बढ़ता है, मगध का उत्कर्ष, और उसके बाद देखेंगे मौर्य डायनेस्टी से भर के प्रश्न आएंगे, और इसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्त काल और मौर्य काल के बीच में मौर्य का विघटन होगा, और गुप्त की शुरुआती से पहले के जो भी वंशज होंगे उनको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज बात कर ले महाजनपद के। तो सबसे पहले तो मन में आपका एक सोच आ जाना है कि सर महाजनपद क्या है। तो पिछले वीडियो सीरीज में हम आपको पढ़ाए थे कि जन, या ध्यान से सुनेंगे, कबीला, बढ़िया से समझेंगे ये जन आया कैसे था। तो बताए थे कि जब ऋग वैदिक जो फेज होता है, वैदिक का पहला फेज ऋग वैदिक काल, यानी 1500 से लेकर के लगभग 1000 ईसा पूर्व। अब इस समय में क्या था कि सबसे पहले ध्यान रखेंगे
एकदम छोटी इकाई की बात कर ले, एकदम कम से कम, तो गृह होता था। और गृह जब और आगे बढ़ते थे हम लोग तो देखे थे कि गृह के आगे कुल होता था। कुल के और आगे अगर बात कर ले तो फिर आपका आता था सर ग्राम, और ग्राम के बाद अगर आता था यानी कई ग्रामों का एक समूह अगर कहे तो उसको कहते हैं विश्व, और विश्व के प्रधान को विश्वपति कहते हैं, ग्राम के प्रधान को ग्रामणी कहते हैं। और अगर विश्व जब और बड़ा होता था तब आता था सर जन, और जन याद रखेंगे, जन यह कबीला आमतौर पर कर सकते हैं। और यही आपका ऋग्वैदिक काल में यानी वैदिक के पहले फेज तक ये जन कबीला चला, और इसका आकार जब और बड़ा हो गया, आबादी दिन प्रतिदिन अगर और बढ़ गई तो फिर ये क्या हो गया सर, तो ये बन गया आपका जनपद। याद रखेंगे क्या कहलाया, जनपद। और जनपद की आबादी और अगर बढ़ गई तो ये हो गया महाजनपद, ये ध्यान रखेंगे आप। अब हम लोग महाजनपद जैसे अगर कह रहे हैं तो समझेंगे कि जनपद से आकार जो हो सर वो और बड़ा हो गया, और जनपद कहने का मतलब कोई एक राज्य की तरह, ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आज भारत की बात कर ले तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो ठीक 28 राज्य की तरह बात कर रहे हैं तो उस समय में महाजनपद होता था। महाजनपद मतलब राज्य। और याद रखेंगे महाजनपदों की कुल जो संख्या है सर वो 16 होती थी। महाजनपदों की कुल संख्या कितने होते थे भारत में, तो 16 होते थे। अब ये ध्यान रखेंगे जो हम आपको पढ़ाते हैं कि महाजनपदों की संख्या 16 होती है, कहीं भी जो आप पढ़ते हैं तो इसके अगर बात कर ले साहित्यिक विवरण के कि कैसे हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में महाजनपदों की कुल संख्या 16 ही होते हैं, ये पूछेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन काल में महाजनपदों की कुल संख्या कितने होते थे, तो 16। तो देखिए इसके लिए याद रखेंगे साहित्यिक स्रोतों की अगर बात कर ले तो दो साहित्यिक स्रोत हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे। एक तो आपका अंगुत्तर निकाय है, ये ध्यान रखेंगे, कौन सा निकाय, तो अंगुत्तर ये निकाय है। और दूसरे अगर हम बात कर ले तो ये है सर भगवती सूत्र, याद रखेंगे कौन सा सूत्र है, भगवती सूत्र। तो ये 2 ग्रंथ है। अगर भगवती सूत्र की बात कर ले तो ये जैन ग्रंथ है, जैन धर्म का ग्रंथ, और इसकी अगर बात कर ले सर तो ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि भगवती सूत्र है जैन धर्म का ग्रंथ, बौद्ध धर्म का ग्रंथ, ईसाई धर्म ग्रंथ, ऐसे करके दिए जाते हैं। तो किसी तरह से प्रश्न आएंगे, सारी चीजों को देखते चलेंगे। अंगुत्तर निकाय याद रखेंगे ये एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जो है ये एक जैन धर्म ग्रंथ है। क्योंकि हम लोग देखेंगे कि महाजनपद का जो उल्लेख है वो कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल के बाद देखे जाएंगे। तो उत्तर वैदिक काल के आसपास तक जनपद चलेगा, और वही जनपदों की आकार जैसे जैसे बड़ी होगी वो महाजनपद में बदल जाएगा, और महाजनपद से फिर धीरे धीरे उसी महाजनपद में से कोई महाजनपद का एकदम उत्कर्ष यानी जो उभार जो होगा बहुत तेजी से होगा और वो शक्तिशाली भी बन जाएगा। हम लोग देखेंगे महाजनपदों के ऊपर में, लेकिन उन सभी से पहले बता दें आपको कि महाजनपद की बात कर ले अगर अपने इंडिया में तो लगभग हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से महाजनपदों का जो काल है वो आरंभ हो गया। यानी अगर आज की बात से अगर हम कर दें तो आज से 2500 वर्ष पहले जो है अपने भारत में महाजनपदों का काल होता था, और उसी में से कोई खास महाजनपद निकल करके आगे आ जाएगा, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए तो अभी के लिए बस इतना याद रखेंगे कि 2 धर्म का ग्रंथ है सर, एक अंगुत्तर निकाय और एक भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र की बात कर ले तो ये जैन धर्म ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय की बात कर ले तो ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और ये दोनों ग्रंथों से पता चलता है कि प्राचीन काल में याद रखेंगे सर 16 महाजनपद होते थे। ध्यान रखेंगे बात को, कितने महाजनपद होते थे, तो 16 महाजनपद। तो ये सवाल पूछे जाते हैं कि प्राचीन काल में कुल 16 महाजनपद होते थे, कौन से ग्रंथों के हिसाब से, तो ये ध्यान रखेंगे अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। भगवती सूत्र कैसा ग्रंथ है, तो ये याद रखेंगे जैन ग्रंथ है। और अगर अंगुत्तर निकाय की बात कर ले तो ये कैसा ग्रंथ है सर, तो ये आपका बौद्ध धर्म ग्रंथ है। चलिए इसको अब हम मिटाते हैं, बस थोड़ी सी बात है, यहां से भी प्रश्न आते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा आपको एक झलक दिखा दिए। तो चलिए 2 धर्म के ग्रंथ प्राचीन काल में जो इसके समय में चल रहा है उनसे पता चलता है कि टोटल भारत में कितने महाजनपद थे, 16। अब यहाँ पे जो हम आपको डायग्राम दिखा दिए सर इतने तरह से, हालांकि हम झोला आपको बना दिए है एकदम बैग कि ऐसे उठाना है मुट्ठी में और घर लेके चल जाना है महाजनपद के। मैंने कहने का मतलब मेरा है महाजनपद आपको याद करने में भारी नहीं होगा। आज हम
हम केवल एक झलक दिखा रहे हैं। जब अगला हम वीडियो सीरीज चलेंगे और बौद्ध और जैन धर्म के अलावा जब हम मगध का उत्कर्ष देखने लगेंगे कि कैसे मगध बढ़ेगा, तो उस समय में मगध को केवल पढ़ाते पढ़ाते आपको 5-6 ऐसे भी आपका महाजनपद होगा जिसके राज्य और राजधानी दोनों याद हो जाएगी। ध्यान रखेंगे। तो आपको इसे नहीं याद रखना है। अभी तो हम आपको 16 को एक एक झलक दिखा दे रहे हैं। मतलब जैसे अगर आपका विवाह होता है और विवाह के दिन अगर कोई ससुराल वाले आपको दिखाते हैं कि बउआ वो फुआ लगते हैं, वो मौसा लगते हैं, वो ममससुर हो गए, तो वो फलान हो गए, वो ढेकान हो गए। लाइन में ढेरे मनी परिवार रहता है और ढेर मनी परिवार में कोई एक आध सदस्य चिन्हाने लगता है कि आपके लड़की के रिश्ता से वो ई लग गए, वो ई लग गए। अब बताओ आपको याद रहेगा? नहीं। तो आज हम आपको 16 को महाजनपद दिखा देंगे और आपको याद हो जाएगा? नहीं। अगर पहले से पढ़े होंगे तो ठीक है, और नहीं पढ़े होंगे तो याद नहीं होगा। हम आपको कबो नहीं करेंगे कि याद कर लीजिए, कल हम आपके दिमाग पे स्ट्रेस डालें, तनाव डाले, तो ये ध्यान रखेंगे। लेकिन वही बात ध्यान से सुनेंगे कि जैसे ही विवाह के बाद आप एक के कर करके इंडिविजुअल आना जाना आप शुरू कर देते हैं। जैसे अगर कभी मान लेते हैं कि लड़की के बहन के यहाँ गए और आप पता चल गई आपको कि साली है, तो ये भी दूगो बहन है, तो दोनों के नाम लोड एकदम दिमाग में रखे में कोई भार नहीं होता है। ये बड़ी वाली है, वो छोटी वाली है, हमारी पत्नी के रिश्ते से ये मौसेरी हो गए, ये चचेरी हो गए। ये सारा चीज धीरे धीरे माइंड जो है देखते चला जाता है। फिर कभी लड़की के आप मामा के यहाँ चले जाएंगे, फिर लड़की के कभी और मौसेरे भाई के पास जाएंगे, और एक जितने परिवार हैं उस सबको देखते देखते आन जान हो जाता है, तो बड़ा आराम से याद हो जाता है। फिर कोई कहेंगे कि फलाना जगह आपके पत्नी का एगो आदमी, तो हाँ हमारे पत्नी का वो मौसेर का भाई वहां रहता है, फलान ठेकान करता है, तो कैसे याद हो जाता है? बताओ, बाहर पड़ता है? नहीं ना। इतिहास भी वैसा ही चीज है। एक झलक पहले हम आपको दिखा देंगे, हालांकि थोड़ा बहुत पहचान करा देंगे। हम ये जानते हैं कि आपको 16 महाजनपद आज के वीडियो सीरीज पूरा देखने के बाद उसकी राजधानी याद नहीं रहने वाली है, लेकिन घबराना नहीं है। जितना इतिहास में काम होगा, जितना से सवाल पूछे जाएंगे, उतना हम आपको एक को धीरे धीरे देखते देखते महाजनपद याद करा ही देंगे। लेकिन फिर भी हमारा एक प्रयास है कि हम आपको आज ही आधा लगभग क्लियर करा दे। चलिए, ये तो अलग बातें हैं, लेकिन थोड़ी सी बात हम आपको बता दें कि जो 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से, यानी एक बौद्ध धर्म ग्रंथ, एक जैन धर्म ग्रंथ से, तो इसमें याद रखेंगे 2 तरह के जो है सर वो आपका शासन व्यवस्था देखने को मिलता है। ये महाजनपद में 2 तरह के शासन व्यवस्था, एक याद रखेंगे राजतंत्र। कौन तंत्र? राजतंत्र। और दूसरे की बात कर ले तो ये दूसरा है सर जी गणतंत्र। बड़ा बढ़िया से देखेंगे, सारी चीज देखना है, केवल ज्यादा दिमाग पे तनाव नहीं लेना। अकेले में बैठ के शांति से सीखते चलेंगे, समझते चलेंगे, अपने इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे आराम से। देखिए, महाजनपद में 2 तरह के शासन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। हालांकि दोनों अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से जो जानकारी मिलता है वहां पे कुछ कुछ बातों पे थोड़ा सा डिफरेंस भी है, याद रखेंगे। लेकिन दोनों धर्म के ग्रंथ में ये प्रमाणित है 16 महाजनपद था। कुछ महाजनपदों को लेकर करके दोनों ग्रंथों में कुछ अलग अलग बातें भी कही जाएंगी। एकदम माइनर सा एक डिफरेंट नजर आपको आएगा जब आप डीप पढ़िएगा तो। लेकिन दोनों में 16 का उल्लेख है, इसीलिए हम ज्यादा विवाद में नहीं जाकर के डायरेक्ट ओवरव्यू में पढ़ रहे हैं कि फाइनली भाई हमारे इंडियन हिस्ट्री में अगर बात कर ले तो एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में कितने महाजनपद थे? तो 16 है। ठीक है, अभी ध्यान रखेंगे इसमें 2 तरह के शासन व्यवस्था का उल्लेख था। एक आपका राजतंत्र है और दूसरा हमारा क्या है? तो गणतंत्र है। राजतंत्र की अगर हम बात कर ले तो इसमें आप जानते होंगे कि शासन व्यवस्था जो है वो राजा की तरफ से होगा। राजा पावरफुल होगा, राजा जो मर्जी अपना निर्णय सुना सकता है, समझ रहे बात ना। और सबसे बड़ी चीज कि राजा का पद इसमें वंशानुगत होगा। याद रखेंगे क्या हो जाएगा सर जी? तो वंशानुगत हो जाएगा। जबकि अगर गणतंत्र की बात कर ले तो पूरा का पूरा आप लोकतंत्र तो नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि गणतंत्र यहां पे एक समूह के द्वारा, याद रखेंगे यहां पे जनता के प्रमुख प्रतिनिधि जो होंगे उनसे किसी न किसी एक समूह के द्वारा जो है वो शासन व्यवस्था चलेगी। तो प्रॉपर लोकतंत्र कहना ठीक नहीं है, लेकिन लगभग अगर बात कर ले तो गण का मतलब ही होता है जनता, और यहां तंत्र का मतलब आप पॉलिटिकल में 10वां में ही पढ़े थे, तंत्र का मतलब होता है शासन। यह है राज और तंत्र, माने राजा का तंत्र यानी शासन। याद रखेंगे राजा का शासन
शासन और यहाँ गण यानी आम जनता का शासन। तो दोनों तरह के शासन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और अगर गणतंत्र की बात कर ले तो मात्र एक याद रखेंगे, जो विश्व का एकदम पहला गणतंत्र वाला अगर राज्य की बात कर ले तो वो है सर वज्जी। याद रखेंगे वो क्या है, वज्जी। ध्यान रखेंगे वज्जी की राजधानी होती कहां थी हमको नहीं याद है, लेकिन हम तो ऐसे याद रखते हैं वज्जी। जी जी तनी जोर दीजिए बड़वा पे अपने निकल जाएगा। जी 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 मने जीजा, जी मने जीजा। आज जब जीजा की बात आ जाएगा तो वैसे ही आपके दिमाग में आ जाएगा साली की बात आ जाएगी। तो जैसे ही कहेंगे जीजा वैसे ही तुम समझ जाना साली, और साली से याद रखना वैशाली। याद रखेंगे साली से क्या याद रखना है आपको, तो वैशाली। बताओ भारी है, ऐसे ही आराम से देखते चल जाएंगे हम लोग। वज्जी की राजधानी कहां है, तो वैशाली। और पहले बता दिए ना सर कि महाजनपद से छोटा होता था सर जी जनपद। बढ़िया से सुनिएगा, महाजनपद से छोटा कौन होता था, तो जनपद होता था। ये याद रखेंगे जनपद से बड़ा कौन होता था, तो महाजनपद होता था। तब महाजनपद की बात कर ले, चलो बढ़िया से लिख दे। अगर महाजनपद की बात कर ले तो 16 गो होता था, जनपद की बात कर ले छोटा होगा महाजनपद से। अब एक बात ध्यान सुनेंगे, ये एकलौता वज्जी ऐसा है जेकरा में 8 गो जनपद के ग्रुप है। ध्यान रखेंगे, और 8 गो जनपद के ग्रुप है, ओकरा मिलाते हैं तभी होता है वज्जी। और का राजधानी था कहां पर, तब वैशाली। याद रखेंगे जब भी हम कहेंगे वज्जी की राजधानी कहाँ है, तो वज्जी जी 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 पर जोर दे के निकाल दिया जीजा, निकाल दिया कौची जीजा। आज जब आ जाएगा जीजा तब बताओ साली छोड़ देना है, नहीं ले लेना है साली के। तो साली जब वर्ड आ जाएगा तो याद रखेंगे वैशाली। क्या हो जाएगा जी, तो वैशाली। तो याद रखेंगे वज्जी की राजधानी वैशाली। चलिए हम ये मिटा दे रहे हैं। अब तक हम अभी तक क्या पढ़ा रहे हैं भैया, अभी तक पढ़ा रहे हैं कि जनपद जब आकार बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे जब समाज में धार्मिक आर्थिक राजनीतिक धीरे वैदिक उत्तर वैदिक का फेज बदलने लगेगा, जनपद और बड़ा हो जाएगा, महाजनपद हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास देखिए महाजनपद का उदय शुरू हो जाएगा। और महाजनपदों का उल्लेख कौन ग्रंथ से मिलता है, तो जैन धर्म के एक ग्रंथ है जिसका नाम भगवती सूत्र है, और बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम अंगुत्तर निकाय है। दोनों ग्रंथों से पता चलता है कि महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी, तो 16 महाजनपद थे। बताइए क्या राजतंत्र का ही प्रमाण था कि गणतंत्र का ही प्रमाण था, या फिर दोनों का था, तो दोनों का था। ठीक है, इसमें सारे राजतंत्र मिलेंगे, लेकिन एगो वज्जी है जहां पर क्या उल्लेख मिलता है, तो गणतंत्र का। और वज्जी की राजधानी क्या है, तो वज्जी जीजा यानी राजधानी है वैशाली। याद रहेगा आपको। चलिए अब थोड़ा थोड़ा हम एक झलक आज दिखा रहे हैं, माने इसने समझिए वही वाला बात कि आपका बिया हो रहा है और सबसे दर्शन करवा रहे हैं, और नहीं याद होवे ना बाचा जी तो कोई घबराए वाला जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आज तू चिन्हेगा हल्का फल्का, तबे बाद में तुम पहचान पाओगे बढ़िया से, नहीं तो समस्या हो जाएगा। पहला मुलाकात में ज्यादा कोई ध्यान में नहीं रहता है, दोबारा तिबारा मुलाकात होगा तब ना समझोगे। यहाँ ध्यान से सुनिए। अब हम कह रहे हैं महाजनपद, इधर लिख दिए है महाजनपद और इधर रख रहे हैं राजधानी। कई बार एक दो क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाता है, कोई आपको महाजनपद दे देगा और उसी में जो है कि कह देगा कि इसकी राजधानी कहाँ है, चूज करना होता है। चलिए महाजनपद सबसे पहले श्री गणेश कर दिए हैं हम अपने मगध के यहाँ से। एक ओवरव्यू में दिखा दे, देखो महाजनपद याद करना बड़ी बात नहीं है। कितने महाजनपद है, 16। हम देखिए बता देते हैं, 3 गो महाजनपद बिहार में है। 3 महाजनपद कहाँ में है, बिहार में। ध्यान रखेंगे, एक ओवरव्यू दे रहे हैं। जैसे हम अगर कहें कि राज्यों के बारे में बात, तो हम लोग कहते हैं ना कि अगर बात कर ले तो मध्य में 2 गो राज्य होता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और जैसे हम उत्तर भारत की बात कर ले सर जी, तो उत्तर भारत में 5 राज्य, तो नीचे भारत में भी 5 राज्य, यानी नॉर्थ इंडिया में 5 राज्य, साउथ इंडिया में 5 राज्य। तो इधर 4 हो गया, तो इधरों 4 हो गया। यानी अगर बात कर ले तो पूर्वी वाले भारत में 4 राज्य, पश्चिमी वाले भारत में 4 राज्य। और एकदम पूर्वोत्तर में चल जाते हैं तो 7 सिस्टर 7 बहनों वाला राज्य, आप प्लस एगो सिक्किम, ये हो गया आपका 8 गो। जोड़ लीजिए 4 4 8 8 2 10, 5 5 10, तो 10 10 20, और 20 7 27, 27 1 28, 28 राज्य। क्लियर जान है एकरा में। और उसी आपको देखिए यहाँ दिखा देते हैं। अभी ध्यान से सुनेंगे, 3 गो बिहार में महाजनपद होगा। कौन कौन होगा एक गो देखेंगे। अब आगे ध्यान सुनेंगे, 8 गो लगभग अगर बात कर ले तो ये यूपी में होगा। तो बोले क्या हो गया टोटल, 8 3 11,
समझ बात ना। एगो आपका याद रखेंगे ये राजस्थान में होगा मत्स्य महाजनपद जेकर राजधानी विराटनगर होगा। तो एगो ये राजस्थान वाला में, एगो ये मध्य प्रदेश में याद रखेंगे एकरा कहते हैं सर जी अवंती, राजधानी होगा उज्जैन, ध्यान रखेंगे। तो एगो मध्य प्रदेश हो गया, एगो राजस्थान हो गया, और दूगो भारत के बाहर हो गया है, एगो कंबोज और एगो आपका गांधार। एगो कंबोज एगो गांधार। कंबोज की राजधानी हाटक और गांधार की राजधानी जहां पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसको तक्षशिला कहते हैं, तो तक्षशिला कहाँ है, तो गांधार के राजधानी में था, ध्यान रखेंगे। और गांधार महाजनपद का नाम है सर जी, और एक राजधानी था तक्षशिला, और राजधानी में विश्वविद्यालय है, नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। पटना में यूनिवर्सिटी रहेगा, क्या लगेगा पटना यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी लगा, क्या लगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। समझ रहे बात ना। चलिए तो ये ध्यान से दूगो एनहू हो गया, चल दूगो एनहू भैया लिख देते हैं। अब क्या हो गया 3 8 11 12 13 और 14, एगो हो गया आपका 15। अब एगो और कौन बच गया, एक आध गो और देखो कौन बच गया होगा। राजस्थान हो गया और मध्य प्रदेश हो गया ना। अब एगो याद रखेंगे नीचे में बच जाएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश में आएगा, एकरा कहते हैं असमक। क्या कहते हैं असमक। खत्म हो गया महाजनपद। भारी है तो आज हम एक एक झलक दिखा दे रहे हैं, काम भर आपको दिमाग में जितना पच जाए ठीक है, नहीं पचे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखेंगे, अभी हम आपको बताएं, बोलो बिहार में केगो महाजनपद भैया 3 गो। चलिए हम दिखा दें आपको, ये हमारा उत्तर प्रदेश के नीचे इधर यूपी है और ये बिहार है। बिहार में याद रखेंगे ये मगध है, और मगध की राजधानी पहले होती थी राजगीर। उदयन के टाइम में पटना आएगा, उसको हम लोग देखेंगे, अजातशत्रु बिंबिसार सब क्रम से देखेंगे, घबराना नहीं है आपको। मगध। और एक बात बता दे, 16 महाजनपद जो डिब्बा में हम आपका आराम से लिख दिए हैं, इस 16 महाजनपद में सबसे खतरनाक सबसे शक्तिशाली निकल के आ जाएगा, ओकरे नाम मगध है। और हम तो मगध के धरती से ही आपको पढ़ा रहे हैं, शायद आप कहां से देख रहे हैं हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन याद रखेंगे मगध का जो क्षेत्र था, अगर वर्तमान टाइम से अगर जोड़ करके दिखाएं आपको, तो बिहार के पटना से लेकर के और गया, वो गया की हम बात कर रहे हैं जिस गया में याद रखेंगे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होगा, यानी निर्माण। समझ रहे बात ना। तो निर्माण की प्राप्ति जो हो रहा है ना, ज्ञान की प्राप्ति वहीं पर। तो पटना से लेकर के गया तक का जो क्षेत्र था यही मगध का क्षेत्र था, और राजधानी एकदम बगल में, गया के बगल में राजगीर में था। ये राजगीर को याद रखेंगे गिरि व्रज भी। चलिए थोड़ी सी लाइट कट गई थी इसीलिए माफी चाहते हैं आप सबसे। तो देख रहे थे कि मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह है, यानी राजगृह को ही गिरि व्रज भी कहते हैं। और बाद में हम लोग देखेंगे इसको राजगाह भी करके वो इतिहास में आएंगे धीरे धीरे। इसके बाद अगर याद रखेंगे दूसरा अगर महाजनपद की बात कर ले तो ये अंग है, ध्यान रखेंगे। बिहार में दक्षिणी महाजनपद कह देंगे एकदम, गंगा नदी ऐसे आती है तो 2 वर्ग में बिहार को बांट देती है। गंगा नदी के दक्षिण साइड में गंगा के किनारे ही ये आपका याद रखेंगे पहला जिसको कहते हैं मगध। इसके बाद याद रखेंगे इधर एकदम पूर्व की अगर बात कर ले, पूरा ऑल ओवर इंडिया की अगर बात कर ले, पूरे इंडिया में, और इधर बिहार, चूंकि बिहार से फिर इधर में कोई महाजनपद का उल्लेख नहीं है। इधर अगर पूर्वोत्तर भारत के राज्य आज के हिसाब से देखें तो इधर कोई महाजनपद नहीं है। तो ज्यादा महाजनपद का विस्तार कहां है, तो अभी हम कुछ देर पहले बता रहे हैं कि 3 महाजनपद बिहार में और 8 महाजनपद कहां है, उत्तर प्रदेश में। तो ये भी आपके एक दिमाग में रहना चाहिए कि जब 8 और 3 11 को 16 को में यही हो रहा है, तो सबसे ज्यादा महाजनपद का जो विस्तार है वो बिहार उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। इसके अलावा याद रखेंगे कि पाकिस्तान साइड जो आजकल के बट गया, ये अलग हो गया, वहां पर भी 2 महाजनपद की बात कर ले। चलिए ध्यान रखेंगे, तो बिहार में एक हो गया मगध, मगध की राजधानी राजगृह, तो राजगृह की अगर बात कर ले इसी को गिरिवच कहते हैं। इसके ऊपर में याद रखेंगे, इधर में याद रखना है आपको वज्जी है, गंगा के अब पट्टी चल जाएंगे तो वज्जी हो जाएंगे। अगर इधर बात कर ले तो इधर साइड में पूर्व के साइड में ये आपका अंग है। देखिए मैप पर अगर देख लेंगे तो जीवन में कभी समस्या नहीं होगा, प्रश्न कैसे भी बनते रहेगा। अगर आपसे जब भी कह दे, आप रट तो लेंगे कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वो मगध था, ठीक है। लेकिन अगर ऑन मैप के हिसाब से कह दे कि भारत में पूर्वी तौर पर कौन से निम्न में से महाजनपद देखे गए हैं, तो आप वहां पे फंस जाएंगे। तो अगर पूरब में बात कर ले सर, तो ये है आपका अंग, याद रखेंगे ये क्या है,
अंग, और अंग की राजधानी कहां होती थी? चंपा। अब ये याद कैसे होगा? आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अंग, अंग का मतलब खूब आप समझते हैं बदन, बदन समझते ना है। चलिए अब यहां ध्यान रखेंगे, चंपा जैसे ही नाम सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई लड़की का नाम है, तो अरे चंपा नामक एक लड़की है और लड़की का अंग यानी बदन, हिंता नहीं लाना है खाली विचार में, लेकिन यहां पर समझने के लिए ध्यान रखेंगे। निगेटिव वर्ड जल्दी ना आप धर लेते हैं, इसीलिए हम मास्टरों को चेंज कर देते हो तुम लोग दिमाग। तो चलिए ध्यान सुनेंगे, चंपा एक लड़की है और उसका अंग जो है वही याद रखेंगे। तो जब भी कहेगा अंग तो समझ जाना वो अंग किसका? तो चंपा का। तो राजधानी कहां है भैया? चंपा। चंपा, समझ रहे बात ना? अंग की राजधानी चंपा। और ये कहां पड़ता है? कौन से राज्य में? बिहार में ही पड़ता है। और ये याद रखना है आपको, वर्तमान समय अगर आप बिहार से हो तो ये समझ पाएंगे कि वर्तमान समय में ये याद रखेंगे भागलपुर से लेकर करके और मुंगेर तक का जो इलाका है यही क्षेत्र होते थे किसका? तो अंग का, जिसकी राजधानी चंपा होती है। चलिए अगले, बिहार में एक बस महाजनपद है, इसके बाद हम लाइन खींच दिए ताकि बिहार का अब महाजनपद खत्म है। फेयर में आप इसी तरह से एकदम करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अगर फेयर आप बना रहे हैं तो इस तरह से आप लिख देंगे एकदम इसी तरह से जैसे हम आपको बता रहे हैं, बाद में करिएगा। ये फेयर में आप बिहार कर लीजिएगा और ऐसे आप यूपी कर लेंगे तो आपको एकदम अलग अलग हो जाएगा ना। चलिए अब ध्यान सुनेंगे, तो वज्जी की बात कर ले। अभी हम कुछ देर पहले ही बता दिए कि वज्जी जो 8 जनपद का एक समूह था और ये याद रखेंगे इसकी राजधानी कहां थी? वैशाली। चलिए तो बिहार के 3 ही महाजनपद है, एक बार फिर से देखेंगे। अगर गंगा के एकदम नीचे करें दक्षिणी बिहार में तो ये मगध है और सबसे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद उभर करके 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर में ही आ जाएगा तो मगध आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये मगध है। ऊपर में बात कर ले सर तो ये आपका गंगा के ऊपपट्टी अब आ जाएंगे। आज के डेट में हाजीपुर वगैरह इस सब का इलाका है तो इधर ध्यान रखेंगे, इधर का साइड हो गया ये वज्जी है। ये क्या है? वज्जी है। वज्जी, जी 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 माने जीजा, जीजा साली, साली माने वैशाली। तो वज्जी की राजधानी वैशाली है। अंग की राजधानी तो चंपा, अंग किसका? चंपा का। और बाकी मगध तो भाई ये प्रमुख है, ये तो देखते देखते इतना हिट आएगा मगध के बारे में पढ़ना, चाहे यूपीएससी के हिसाब से रहेंगे तब भी, और बीपीएससी बिहार वाला है तब तो भैया मगध का कहना नहीं है। तो दोनों में आ जाएगा, याद हो जाएगा। अगले ध्यान सुनेंगे, चौथा अब काशी। अब हम यूपी में अगर बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में पहले ओवरव्यू के तौर पे दिखाए थे हम आपको कि 8 महाजनपद। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि अब लोग एक एक चीज जब आएगा ना तो वही हम लोग ज्यादा बढ़िया से देखेंगे। काशी की बात कर ले तो ये वाराणसी क्षेत्र में पड़ता है। बनारस भी आज के डेट में उत्तर प्रदेश में ही आते हैं। और याद रखेंगे जब हम आपको मगध के उत्कर्ष पढ़ा रहे होंगे और जब हम आपको हर्यक वंश आगे पढ़ाएंगे उसी समय में बिंबिसार आएंगे और बिंबिसार का विवाह होगा वो होगा आपका कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन से, जिसका नाम महाकौशल होता है। ठीक है, और वहीं पे देखेंगे कि कौशल पहले काफी पावरफुल था लेकिन प्रसेनजीत के टाइम में कौशल इतना पावरफुल हो गया कि कौशल काशी को जीत लिया। तो यहां पे उस समय जब पढ़ेंगे तो आराम से लिंक हो जाएगा। अभी याद रखेंगे काशी की राजधानी कहां थी? तो वाराणसी। काशी की राजधानी कहां है? वाराणसी। आज भी बनारस के क्षेत्रों में ही काशी आते हैं। चलिए कौशल की बात कर ले तो इसकी राजधानी है श्रावस्ती और एक और राजधानी इसका मिलता है जिसको कहते हैं साकेत। दो राजधानियां हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कौशल की ये उत्तरी राजधानी है और ये दक्षिणी राजधानी है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में देखे जाते हैं कि आपको एक ही राजधानी फोकस करना है। ये 2 राजधानी का साक्ष्य इसीलिए हम लिख दिए हैं, लेकिन आपको एक ही राजधानी याद रखेंगे कि कौशल उत्तर प्रदेश का एक महाजनपद है और इसकी राजधानी प्राचीन समय में क्या होती थी? तो श्रावस्ती होती थी। इसके अलावा अगर वत्स की बात कर ले तो वत्स जो होता है ये याद रखेंगे इसकी राजधानी कौशाम्बी में होती थी। और कौशाम्बी की अगर बात कर ले तो कौशाम्बी ध्यान रखेंगे आज प्रेजेंट टाइम में जो इलाहाबाद जो शहर है, इलाहाबाद जिसका वर्तमान समय में नाम बदल करके और प्रयागराज कर दिए गए हैं, वही क्षेत्र था। याद रखेंगे तो उस महाजनपद का नाम वत्स है और राजधानी का नाम कौशाम्बी। इसका क्षेत्र कहां है? तो वही प्रयागराज वाला। चलिए अगले बात कर ले तो 7वां में मल्ल है और मल्ल की राजधानी कुशीनगर। ये सारा कुछ आपको याद होते चलेगा। कुशीनगर जब हम लोग देखेंगे कि वहीं पर भगवान बुद्ध के मृत्यु हो जाएगी यानी महापरिनिर्वाण हो जाएगा। 80 वर्ष की उम्र में वहीं पे अपना प्राण वो त्याग देंगे। समझ रहे बात ना? मृत्यु हो जाएगी। चलिए 8वें नंबर प्रश्न को 8वें नंबर अगर देखेंगे तो ये कुरु है और कुरु की राजधानी होती थी इंद्रप्रस्थ। और ये इंद्रप्रस्थ
इंद्रप्रस्थ का उल्लेख हम लोग देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि महाभारत जब हम लोग पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर, वहां इसको लिंक कर लेंगे। हम पहले बता दिए थे कि अभी हम आपको एक बार पहचान करा रहे हैं ओवरव्यू के रूप में, नहीं भी याद होता है कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे एकक होके यहाँ हम जाएंगे आएंगे बातचीत करेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये महाजनपद रटे के जरूरत नहीं होता है बच्चे को। चलिए अब ध्यान रखेंगे, अगले महाजनपद की बात कर ले तो ये है आपका पांचाल। याद रखेंगे कौन है? पांचाल है। पांचाल की राजधानी याद रखेंगे अहिछत्र है। ऐसे प्रश्न बहुत दिक्कत हो जाते हैं बच्चे को क्योंकि नाम थोड़ा टेढ़ा है, अहिछत्र। आप ऐसे याद रख सकते हो पांचाल। पांचाल आप ये याद रखेंगे 5 गो अहिर के क्षेत्र है। काहे कि आजकल बबुआन और अहिरान बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए आपको जल्दी से दिमाग में एकदम हिट हो जाएगा कौन शब्द भाई, तो अहिरान क्षेत्र। अहिर यानी अहिरान, तो ध्यान रखेंगे। तो अहिरान अहिर क्षेत्र से आप ध्यान रखिएगा कि अहिछत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहिछत्र। जब भी कहेगा कि पांचाल, समझ जाएंगे ओ 5 गो चाल चल रहा है। कौन इलाका में चाल चल रहा है भाई? तो अहिर क्षेत्र में। तब पांचाल की राजधानी हो जाएगा कहां? तो अहिछत्र हो जाएगा। याद रखें अहिछत्र हो जाएगा, अहिर क्षेत्र नहीं, अहिछत्र। चलिए ध्यान रखेंगे। सूरसेन, ध्यान रखेंगे सूर लगा करके। अब ये एक बात आप सुने होंगे, बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो साधु संत लोग हैं वो गाना वो गाते हैं कि हे पहुना मथुरे में रहूना। गाना सुने होंगे आप लोग कि हे पहुना मथुरे में रहूना। वो कृष्ण जी के हैं, वहां पे हम लोग महाभारत में जोड़ लेंगे। तो सूर लगा के कह रहा है, कहां रहेला कह रहा है? तब मथुरा में। हे पहुना मथुरे में रहूना। तो याद रखिए सूरसेन एक राजधानी कहां था? तो मथुरा। याद हो जाएगा आपको। अभी कहेंगे हम आपको कि वज्जी जी राजधानी कहां है? तो वैशाली। समझ बात ना? मगध की राजधानी राजगीर। समझ बात ना? इसके अलावा हम आपसे पूछ दे कि अंग की राजधानी कहां है सर? तो चंपा है। पंचाल की राजधानी है, 5 गो चाल चल रहा है, वो अहिर क्षेत्र वाला इलाका में अहिछत्र हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अभी खाली मेरे साथ देख लीजिए। देखिए होता क्या है कि आप अपने से पढ़िएगा थोड़ा कम याद होता है। अगर कोई सामने वाला अगर बोल के सुना दे वो चीज तो वो ज्यादा देर तक याद होता है, और हम लोग बोलने के क्रम में भी 2-4 बात एकदम जोड़ जार देते हैं तो थोड़ा और जल्दी याद हो जाता है। टीचर यही होता है कि आपको आसान करे, आपकी रास्ता को भी आसान कर दे। चलिए ध्यान रखेंगे। सूरसेन, सूर लगा देंगे एकदम, कहेंगे हे पहुना मथुरे में रहूना। सूरसेन की राजधानी हो जाएगा आपका मथुरा। चेदी याद रखेंगे, इसकी दो शब्द में ही थोड़ा सा वर्डिंग में अलग अलग शब्द मिला है हम बुक से ही, तो इसीलिए हम दोनों आपका जो है शब्द वहां पे लिख दिए हैं। एक आपका है सोक्तिवती और दूसरा है सोक्तिमती, तो दोनों लिख दिए हैं। ये चेदी है। तो यहां से देखे कि ये आपका लगभग और ये आपका 8 जब लगभग देखे तो ये यूपी में है। हालांकि यहाँ पे जो इंद्रप्रस्थ है ये ध्यान रखेंगे ये दिल्ली का भाग है, लेकिन उस समय में याद रखेंगे ये उत्तर प्रदेश का इलाका और बड़ा था, क्योंकि इसमें उत्तराखंड वगैरह ये सब शामिल है। तो मोटा मोटी हम लोग इसमें अटैच कर दे तो यूपी में हम लोग जोड़ देते हैं 8 महाजनपद। चलिए ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हो गया, 3 महाजनपद आपका बिहार में हो गया। अंग है, वज्जी है, मगध है, कहां है? बिहार में है। ठीक है। चलिए अब अगर बात कर ले तो ये अवंती। अवंती सर मध्य प्रदेश में पड़ता है। याद रखेंगे अवंती कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि अवंती की राजधानी कहां है? तो उज्जैन है। अवंती की राजधानी कहां है? उज्जैन। इसको लेकर के तो डरना नहीं है। मगध वाला ही हम लोग उत्कर्ष देखेंगे तो वही बिंबिसार अपना एक राजवैद्य जिसका नाम जीवक है, और जीवक को अगर किसी के दरबार में भेजे हैं तो वो अवंती के राजा है यानी नरेश है, जिनका नाम है चंड प्रधोत। तो जब चंड प्रधोत की बातें चलेगी तो ऑटोमेटिक आपको अवंती याद आ जाएगा। अभी खाली एक झलक देख लीजिए कि अवंती की राजधानी उज्जैन है, और ये कौन से राज्य में पड़ता है? तो मध्य प्रदेश। कभी ऐसे भी प्रश्न अगर गिरा दे कितनों कंफ्यूजन में डाल करके कि मध्य प्रदेश में मात्र एक महाजनपद कौन थे? तो यही होगा अवंती। ये याद रखेंगे, और कई बार पूछ लिया जाएगा आपको किसी तरह से, तो ये ध्यान रखेंगे। अभी ओवरव्यू में जो दिए ना वहां से अगर डीप सवाल आते हैं सर कि मध्य प्रदेश में कितने थे, राजस्थान में कितने हैं, किसी तरह से अगर आपको छेड़छाड़ दे, मैं परेने सोने कर दे कि पश्चिम वाला, पूर्व वाला, उत्तर वाला, दक्षिण वाला, अगर मेरे साथ अगर देख लेंगे पूरे एकदम वीडियो सीरीज को तो कंफ्यूजन एकदम नहीं होना है महाजनपद से। चलिए आश्मक की बात कर ले। आश्मक जिसकी राजधानी पोतन होती थी, तो अस्मक की राजधानी ध्यान से सुनेंगे इधर दक्षिण साइड में मिलता है
और जो प्रेजेंट टाइम में जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, तेलंगाना को उस समय में लेकर करके पुराने बातें हैं, तो तेलंगाना को लेकर के यानी मोटा मोटी आंध्र प्रदेश का इलाका जो है सर वहीं पे याद रखेंगे एक महाजनपद है अस्मक। तो कभी भी सवाल ऐसे कर देंगे कि प्राचीन काल में 16 महाजनपद में सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद कौन थे, तो यही अस्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्मक, जिसकी राजधानी कहां है? तो पोतन है। अस्मक की राजधानी कहां है? पोतन है, ध्यान रखेंगे। अगला 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर देख सकते हैं, मत्स्य है, मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य कहां पड़ता है? तो ये मत्स्य जो है सर ये राजस्थान में पड़ता है और इसकी मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। देखिए मत्स्य का मतलब होता है मछली, आप लोग जानते होंगे संस्कृत वर्ड में मत्स्य का मतलब, मत्स्य का मतलब क्या होता है? तो मत्स्य का मतलब होता है मछली, और मछली जो है पकड़े कौन जा रहा है? तो विराटनगर लिखल ही है, यानी विराट कोहली। चूंकि अब विराट कोहली भाई खिलाड़ी हैं तो इनका तो नाम सबके जुआ पे होता है, युवक के, तो ये ध्यान रखेंगे कि मछली पकड़ कौन रहा है? गिर गया कैप का। चलिए सुनते रहिए, जल्दी से थोड़ी सी बातें हैं। मछली कौन पकड़ने जा रहा है भाई? तो विराट कोहली। मछली को क्या कहते हैं संस्कृत शब्दों में? तो मत्स्य कहते हैं। याद रहेगा, आपको पूछेगा कि मत्स्य की राजधानी, तो समझिए मछली विराट कोहली पकड़ रहा है तो विराटनगर हो जाएगा। और ये जो इलाका है ये कौन से राज्य में पड़ता है? तो राजस्थान, और राजस्थान के कौन इलाका में कहेंगे तो ये हो जाएगा आपका जयपुर वाला भाग। आज प्रेजेंट टाइम में वहां पे कौन शहर है? तो जयपुर है। इसके अलावा ये दो जो देख रहे हैं आज के हिसाब से, यानी वर्तमान भारत में अगर देखें तो आज के हिसाब से ये आउट ऑफ इंडिया की बातें हैं, यानी एक गंधार और एक कंबोज, जिसमें कंबोज ऊपर वाले भाग में पाकिस्तान के क्षेत्र में और गंधार नीचे वाला भाग में है। गंधार की राजधानी तक्षशिला होती थी। जब हम लोग वहां चाणक्य जी के बात करेंगे, जब मौर्य डायनेस्टी हम लोग पढ़ेंगे और उस समय देखेंगे कि किस तरह से एकदम उत्तर भारत के इधर के शीर्ष से एकदम चाणक्य जी जो है वो आएंगे सपना लेकर करके अखंड भारत का मगध में आएंगे। काहे भाई कि 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान अगर सर्वशक्ति वाला था, सबसे 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली था, पावरफुल था, तो वो मगध था। तो वहां पे जब देखेंगे तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा आपको गंधार, गंधार की राजधानी तक्षशिला में तक्षशिला विश्वविद्यालय, सर बात ना, वो सारा चीज हो जाएगा। अभी देख लेंगे गांधार राजधानी कहां है? तक्षशिला। और फिर एक 16 है जिसको कहते हैं कंबोज, और कंबोज की राजधानी है हाटक। याद रखेंगे कंबोज की राजधानी है हाटक। कम बोझ, याद रखेंगे, कौची करो? कम बोझ। काहे भाई? कम ज्यादा बोझ देगा तब फाट जाएगा, समझ रहे बात ना? कौची? फाटक, हाटक, ऐसे समझ जाइएगा। कम बोझो, मान ले कैसे एनफील्ड राइफल आया था 1857 की क्रांति में, हम लोग देखेंगे एनफील्ड राइफल आएगा, ओकरा में ओकर पहले बारूद डलाता था, अगर बारूद तनी ज्यादा या कम डला जाए गर्मी उर्मी में वो नलिए फाट जाता था। तो आप मोटा मोटी समझेंगे, जैसे कहेगा कम बोझ, समझिए वो कम बोझ, काहे भाई? न तो फाट जाई मनी हट जाई, समझिए कैसे हूं करके हाटक मिला लिया तू। चलिए ध्यान रखेंगे। तो कंबोज की राजधानी कहां है सर? हाटक है। अब आपको लग रहा होगा क्या थे जिस पर नहीं कर दिए, चलिए हम आपको दिखा देते हैं, आपको याद थोड़ा बहुत हुआ कि नहीं। अब ध्यान से सुनेंगे बात को। जैसे काशी, काशी की राजधानी वाराणसी, जानते हो ना, काशी की राजधानी वाराणसी। याद रखेंगे मत्स्य की राजधानी, मछली कौन पकड़ेगा? विराट कोहली, विराटनगर। याद रखेंगे कौन से राज्य में पड़ता है? राजस्थान के भाग में, ठीक है। तो चलिए इस तरह से पूरे वीडियो, जहां पर आपको दिक्कत लग रहा है, जो नहीं अभी याद है तो उसको आप पीछे से, चूंकि वीडियो ही है रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप उसको पीछे से करके देख लीजिएगा, ठीक है। जब पूरी तरह से आप समझ जाइएगा तो आराम से फेयर में लिख लीजिएगा। एगो झोला इन्हें से टांग लेना है, एगो झोला इन्हें से, मैंने दो को बैग दे दिए हैं, ये बैग दोनों आप अपने कॉपी में एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और अल्लाह हाफिज।